A very good morning to all of you. Today is 1st November 2022 and this is our Hindu daily news analysis guidance video where we are going to help you to identify all the important facts relevant for your prelims and mains examination. So let's start. So on first page there was a news that SC puts an end to two finger test on rape survivors. So पहले होता क्या था कि बहुत से के रेप केसेस में जहाँ भी इस टाइप की एलिगेशंस आती थी तो देयर वाज अ प्रोसीजर जिसमें टू फिंगर टेस्ट जिसे बोला जाता था और थ्री कई जगह थ्री फिंगर टेस्ट भी होता था। तो इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज थी कि इसका कोई साइंटिफिकली प्रूवन मेथड ये है नहीं और इससे कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है। सो इसको ध्यान में रखते हुए देन अगेन वुमेन्स डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए एससी इन सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरा बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? अगेन मेंस, प्रीलिम्स में इस पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हाउएवर इन मेंस यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ केस स्टडी। आप इसे एज अ केस स्टडी यूज करेंगे फॉर लेट्स से जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है वुमेन्स डिग्निटी के ऊपर या वुमेन जस्टिस के ऊपर, राइट, तो वहाँ पे आप इस केस स्टडी को मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन। देखो अगेन आपको एक सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी जो ऑलरेडी हमने पहले भी कवर की है। तो न्यूज़पेपर में मोस्टली उस पर्टिकुलर थीम पे चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तो हमारा काम क्या रहेगा कि हम उन चीज़ों को ए वंस एंड फॉर ऑल पढ़ के ख़त्म करें, बार बार आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कल हमें पता है, हमने कवर किया था कि गुजरात में मोबी ब्रिज गिर गया था, तो हमने जो भी उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको कवर कर लिया। अब इस न्यूज़ को बार बार पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट था प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट, रिसेंटली आपको पता है ब्राज़ील में इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो वो न्यूज़ पढ़ना नहीं है हमें, हमें पता होना चाहिए इंडिया के केस में कि इंडिया के केस में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, कौन कौन से पर्सन है, ये कौन कौन से लोग हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करते हैं, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या अप्रोच यूज़ किया? यहाँ में हमने अप्रोच किया करंट टू स्टैटिक लिंक, CS हमने यहाँ पे अप्रोच यूज़ किया है। सो आपको पता होना चाहिए हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गेट सिलेक्टेड, कौन कौन वोट करता है, कौन वोट नहीं करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, नहीं पता है आप अपने लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट वाला चैप्टर खोलिए एंड रिवाइज इट। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अगेन आपको देखो जो दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शंस होने वाले, उस पर बार बार आपको न्यूज़ मिलेगी, तो यू डोंट हैव टू रीड ऑल दीज स्टफ्स। ओके, इसमें कुछ डेटा होते हैं जो आप देख सकते हो कि अगर कोई पर्टिकुलर कोई लोकल एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो ना, तो उसमें आप देख सकते हो कि दिल्ली में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये सब नोट कर सकते हो, बट नॉट रेलेवेंट फॉर यूपीएससी राइट नाउ। ओके, मूविंग ऑन। पिछले कुछ टाइम में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनमें आपस में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कभी वो कुछ बोल दे रहे हैं, कभी वो कुछ बोल रहे हैं, तो एक कॉर्डियल माहौल नहीं है। ऑलराइट, तो इसमें आप ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं इसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल क्या होता है और हाउ अ सेंटर स्टेट रिलेशन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और बट जो कि आज के टाइम में हो नहीं रहा है। तो इन केसेस को आप बता सकते हो कि जो टफल चल रही है बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो ये केस आप मेंशन कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पे, राइट। मूविंग ऑन। इस पेज पे भी कोई खास न्यूज़ नहीं थी। ऑलराइट, दिल्ली के एयर के बारे में दिया था बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी। मूविंग ऑन। हाँ, अगेन आपको दिख रहा होगा कि गवर्नर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बीट द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, बीट द गवर्नर ऑफ केरला, जो हमने लास्ट कल अभी हमने कवर किया था। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि यार एटलीस्ट मैं गवर्नर जो टॉपिक है स्टैटिक, इसके सारे पॉइंट्स कवर कर लेता हूँ। गवर्नर कौन से आर्टिकल में मेंशन है, उसकी पावर क्या होती हैं, हाउ ही गॉट इलेक्टेड, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए स्टैटिक। अगेन ये हमने अप्रोच यूज़ किया है CS, करंट टू स्टैटिक लिंकेज। अभी आप आगे भी देखोगे कि गवर्नर अगेन न्यूज़ में है। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन। नेक्स्ट, अच्छा, आपको पता है 1 नवंबर
यहाँ पे बोलते हैं फॉर्मे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन डे माना जाता है। सिमिलरली मध्य प्रदेश का भी मानते हैं। ठीक है, तो ये 1 से 3 तक ये पूरा चल रहा है। इसमें आप लोग मुझे बताएंगे, ये आपको न्यूज़ नहीं पढ़नी, इसमें आप मुझे बताएंगे कि अगर कोई स्टेट फॉर्म करना है नया, तो हम कौन सी मेजॉरिटी यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर बिल को पास करने के लिए इन द पार्लियामेंट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी सिटी का नाम चेंज कर रहे हैं, ऑलराइट, वैसे ही अगर कोई नया स्टेट फॉर्म करना रहता है तो उसमें क्या प्रोसेस का यूज़ करते हैं या क्या प्रोसीजर रहता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मूविंग ऑन। अच्छा, आप सभी देख पा रहे हो कि हिंदी में हम कई बार देखते हैं कि ये स्टेट का एक पूरा पेज आया है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द थिंग। अब जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं पास में, तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अच्छे कामों को ज़्यादा से ज़्यादा वो पोस्ट करेगी कि देखिए हमने ये चीज़ किया है। आप आगे जैसे हमने छत्तीसगढ़ का देखा, अभी हम आगे राजस्थान का देखेंगे और उसमें हम क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। ऑलराइट, अगेन इस पेज पे भी अगेन आजम खान के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर था, जो चीज़ हमने कल कवर कर ली थी, राइट, जिसमें आरपीए एक्ट 1951 का मेंशन किया गया है, राइट, उसको तो उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट एक न्यूज़ थी, मटेरियल सीज फ्रॉम तमिलनाडु ब्लास्ट, अक्यूज्ड होम इंक्लूडेड कंपाउंड नॉट इजीली अवेलेबल। तो कौन से कंपाउंड हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल हैं, जो कि आपके ब्लास्ट वगैरह में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे 2 कंपाउंड के नाम दिए गए थे, दैट इज PETN, पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, ऑलराइट, PETN, एंड द सेकेंड वन इज नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन तो आप सभी लोग जानते हैं कि बॉम्ब बनाने में यूज़ होता है। तो ये 2 कंपाउंड के नाम आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर। तो देखो, जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो आपका एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है फॉर ब्लास्टिंग जिलेटिन, और एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोसिव है। क्लियर, ये फार्मास्यूटिकल में भी यूज होता है, राइट, इट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल ग्रेड। क्लियर, PETN जो है आपका डेटोनेटर्स बनाने के लिए यूज होता है। तो दीज केमिकल्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, और ये आप ध्यान रखिएगा कि एक्सप्लोजिव क्रिएशन में इनका यूज होता है। तो ये नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था कि राजस्थान ने मॉडल स्टेट ऑफ राजस्थान, तो इसने सोशल सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी माना। तो अब हमें क्या करना है, आप जब ऐसे लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इन चीज़ों का हमको यूज़ करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ। जब भी आप ऐसे की प्रैक्टिस करें, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कितने मल्टीपल डायमेंशंस आप अपने ऐसे में मेंशन कर रहे हो। ऑलराइट, लेट्स से आप पे कोई ऐसे आपसे पूछिए कि एक आइडियल गवर्नेंस मॉडल क्या होता है, फॉर एग्जांपल, तो उसमें आप डायमेंशंस कैसे सोचोगे। तो ये जो आर्टिकल है, ये जो ऐड आया है, ये आपको बताएगा कि हम डायमेंशंस कैसे सोचेंगे। देखिए, राजस्थान ने बोला हमने पेंशन दी है लोगों को, हमने 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी है। तो ये देखो अगेन यहाँ पे एल्डरली पीपल, विडोज, है ना, डाइवोर्सिस, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके लिए इन्होंने काम किया। तो ये ओल्ड एज, तो ये आपका वल्नरेबल सेक्शन, तो एक डायमेंशन ये हो गया उनके वेलफेयर के लिए। सेकेंडली इन्होंने बोला मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेव योजना, तो वुमेन सेंट्रिक गवर्नेंस। स्कॉलरशिप इन्होंने दिया, तो एजुकेशन पे फोकस था इनका। फ्री ट्रीटमेंट, तो हेल्थ पे फोकस था इनका। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट पे फोकस था। ऑलराइट, तो ये आपको डायमेंशंस मिल रहे हैं। पालनहार स्कीम, तो फूड सिक्योरिटी पे इनका फोकस था। सो दीज आर ऑल द सोशल सिक्योरिटी डायमेंशंस जो कि आप अपने ऐसे में मेंशन कर सकते हो। और हम आगे भी ऐसे पे बात करेंगे कैसे हम डिफरेंट डायमेंशंस ढूंढ सकते हैं और क्या एक इसका ट्रिक है या अप्रोच होना चाहिए। वो अप्रोच मैं एक बार आपको बता दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ऑलराइट, सो न्यूज़पेपर से हमको इन चीज़ों को भी कलेक्ट करना है। क्लियर, आपको ये पढ़ना नहीं है, बस आपको डायमेंशन समझना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। तो कैसे आपको जब भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आप इन डायमेंशंस का यूज़ कर सकते हो और इन डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए अपने ऐसे को आगे बढ़ा सकते हो। तो न्यूज़पेपर केवल हम फैक्ट्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, कई चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जो आपके प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, मूविंग ऑन।
इस वाले पेज पे भी कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। हाँ देखो, अगेन केरला गवर्नर खान सेट्स द बॉल रोलिंग एज द डेडलाइन। तो गवर्नर अगेन न्यूज़ में है, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन जो यूनिट है आपकी पॉलिटी की, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये करंट टू स्टैटिक लिंकेज वाला पार्ट है, और इसमें हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो जो उसमें सेंटर का जो अपॉइंटी है दैट इज द गवर्नर एंड द स्टेट अपॉइंटी दैट द चीफ मिनिस्टर। सो इन दोनों के रिलेशंस में हमेशा कई अलग स्टेट्स का नाम आता है जिसमें दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और मोस्टली आपका ऐसे ही चलेगा। पिछले साल वेस्ट बंगाल में चल रहा था कि गवर्नर ने कुछ बोला, सीएम कुछ बोल रहा है। इस बार केरला में है, तमिलनाडु में। तो जहाँ भी डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, लेट्स से कि जो सीएम है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हैं, गवर्नर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के, तो वहाँ पे इस टाइप के टफल होते रहते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, गवर्नर और सेंटर स्टेट रिलेशन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करना है। और सेंटर स्टेट रिलेशन पे हमेशा क्वेश्चन आपको GS2 मेंस में मिलेगा, जनरल स्टडीज 2 मेंस में आपको हमेशा सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कभी गवर्नर पे वर्किंग पे पूछ लेगा, कभी ऑनगोइंग जो लड़ाइयाँ चल रही है उस पर पूछ लेगा, ठीक है। तो इस टाइप की केस स्टडीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, कि केरला वाली केस स्टडी हमने कल की थी, अभी तमिलनाडु वाली हमने बात की है ना। तो इसको आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन करिएगा। मूविंग ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे एक था द गन एंड द पेन। तो इस पूरे आर्टिकल में नक्सलिज्म और स्पेशली अर्बन नक्सलिज्म जो हो रहा है उसके ऊपर कुछ यहाँ मेंशन किया है। तो देखिए, अर्बन नक्सलिज्म क्या होता है। जो आपका कन्वेंशनल नक्सलिज्म होता है वो होता है कि भाई जो फॉरेस्ट एरिया, ये जैसे कुछ स्टेट्स हैं आपके, छत्तीसगढ़, आंध्रा, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, इन एरियाज में जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग अपने आप को सफरर मानते हैं, दे टुक आर्म्स एंड दे स्टार्ट मेकिंग वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और जिसमें वो मास किलिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको हम कन्वेंशनल नक्सलिज्म बोलते हैं। बट व्हाट इज अर्बन नक्सलिज्म, इसमें आपको नीचे अब आप आओगे तो यहाँ पे एक टर्म आपको मिलेगा, दैट इज अर्बन नक्सल्स। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग होते हैं जो इन कन्वेंशनल नक्सलाइट्स जो हैं इनको हेल्प करते हैं। भाई अगर किसी को बंदूक से वो किसी को मार रहा है तो उसको बंदूक कहाँ से मिली, उनके पास वो फंडिंग कहाँ से आई, वो आइडियोलॉजी कैसे उनके अंदर इतनी इनग्रेन हो गई। तो वो कौन काम करते हैं, वो अर्बन एरियाज में रहने वाले कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो देखो इस पूरे आर्टिकल में आपको यहाँ पे एक एक्ट का नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए जनरली यूज होता है, ठीक है। तो इसी में नक्सलिज्म खत्म करने के लिए भी ये कई बार इन्वोक किया जाता है। जैसे दिल्ली के राइट केस में कुछ जो एक्टिविस्ट थे उनके खिलाफ ये इन्वोक किया गया था। तो कई बार इसका मिसयूज भी होता है और सही यूज भी होता है, ऑलराइट। तो आपको यहाँ पे अर्बन नक्सल की जो टर्म है उसके बारे में एक दो केस स्टडीज आपने यहाँ से रेडी करनी है। दैट्स इट, ज़्यादा इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने का आपको टाइम नहीं है और ना इसकी आपको रिक्वायरमेंट है, ओके। मूविंग ऑन, अगेन EWS कोटा, इसके ऊपर आज 2 आर्टिकल आए, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EWS कोटा। तो इस आर्टिकल में आप एक ध्यान रखिएगा, आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है इंडिया में, किस यहाँ पे मेंशन 2 फॉर्म में होता है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। और ये वाला पैराग्राफ पढ़ लें जिसमें 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसने 10% कोटा फॉर EWS कैटेगरी को दिया था। तो ये आपको ये स्टैटिक पार्ट आपका कवर कर देगा कि क्या हुआ है। देन आपको ओवरऑल ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक पर्सनल ओपिनियन रहते हैं। आप कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे, सेकंड वाला, मैं उसमें बताऊंगा क्या करना है। इसमें आप बस ये 2 पैराग्राफ पढ़िएगा, ओके। मूविंग ऑन, अ पाथवे टू सिटीजनशिप फॉर इंडियन ओरिजिन तमिल्स। तो देखो इस आर्टिकल में भी अगेन सिटीजनशिप एक्ट, राइट, इस पर अभी अमेंडमेंट होने वाला है। जो हुआ है उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में एक चैलेंज गया है, ऑलराइट। लगभग 232 पिटिशन गए हैं सुप्रीम कोर्ट में जो इस अमेंडमेंट को चैलेंज कर रहा है। तो देखो इससे हुआ क्या है, जब आप ये वाला पैसेज पढ़ोगे, इसमें बताया गया है कि जो इंडियन ओरिजिन तमिल्स थे, जो ब्रिटिश टाइम में जो ब्रिटिशर्स थे, वो उनको वहाँ से श्रीलंका से उठा के ले आए थे और इंडिया में उनको एज अ लेबर, इंडेंचर्ड लेबर जो हम बोलते हैं,
प्लांटेशन एरियाज जहाँ उनके थे, जहाँ पे प्लांटेशन वर्क्स होता था, वहाँ पे काम करने के लिए ले आए थे। अब हुआ क्या, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की 1947 में, तो श्रीलंका में सिंहालीज नेशनलिज्म बहुत चल रहा था। ठीक है, तो और ये जो लोग जो इंडिया आए थे श्रीलंका से, इन ये स्टेटलेस हो गए, ना इनको अपने घर में वापस लिया जा रहा, ना इंडिया उनको सिटीजनशिप दे रही थी, तो इनकी हाल बहुत बेहाल हो गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1964 में श्री मावो और शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, इनके बीच में 1964 में एक पैक्ट साइन हुआ था। फिर अगेन इंदिरा गांधी के साथ पैक्ट साइन हुआ था 1974 में, जिसमें इनको सिटीजनशिप ग्रांट करने की बात की गई थी। लेकिन वो लोग जो 1982 के पहले यहाँ पे इंडिया में आए थे। ठीक है, तो ये बेसिक सिनारियो है, और इसी को चैलेंज किया जा रहा है कि भाई जो 82 के बाद आए हैं उनका क्या, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया श्रीलंका GS2, इंडिया एंड इट्स नेबर, आपका एक टॉपिक दिया हुआ है। तो कभी भी इंडिया श्रीलंका का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन चीज़ को मेंशन कर सकते हो कि तो जो एरिया ऑफ थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं ना दोनों कंट्री के बीच, तो वहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं। थर्डली, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक मेंशन किया गया है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। तो इसके बारे में ज़रा आप पढ़ लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिए कि ये हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका एम क्या है, इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। ठीक है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में भी, इसके प्रोविजंस के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगेन इसको हम अब स्टैटिक से लिंक करेंगे, तो सिटीजनशिप वाला चैप्टर आप अपना रिवाइज करिएगा पॉलिटी से। ठीक है, और जब वो चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो जो नया अमेंडमेंट एक्ट है उसको ज़रूर साथ में एक पन्ने में नोट करके उसके साथ लगा लेना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन ये पूरा गुजरात इलेक्शन के ऊपर ये पेज था, नॉट वेरी यूजफुल। ठीक है, हाँ एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, वो है द अमेंडमेंट्स टू द IT रूल्स 2021। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे से ऑलरेडी बाइफरकेट किया गया है। पहला पॉइंट है कि अभी तक की स्टोरी क्या है। गवर्नमेंट ने 2021 के नए रूल्स लाए हैं टू रेगुलेट द मीडिया एंड इट्स एथिक्स। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसमें ऐसे कंटेंट को शो किया जा रहा है जो कि नॉट गुड है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन सोसाइटी। तो उसके रेगुलेशन के लिए, ताकि जो सोशल मीडिया जो इस टाइप की चीज़ें प्रमोट कर रहा है वो थोड़ा अकाउंटेबल हो, वो सही चीज़ें प्रमोट करे। बिकॉज उन चीज़ों को कौन देख रहा है, इंडिया का यूथ देख रहा है। तो हमको हम उस पर्टिकुलर चीज़ से उनको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो जब आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तो पहला पॉइंट ये पढ़िएगा। सेकंड है कि IT रूल्स हैं क्या, तो इसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है। इनका जो मेन एम है, इट इज़ एम्ड एट प्लेसिंग ऑब्लिगेशन ऑन SMIs। SMI क्या है, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जो ऐप बना रहे हैं जैसे हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार हो गया आपका, है ना, अमेजोन वगैरह, ये सारी चीज़ें, टू इंश्योर एन ओपन सेफ एंड ट्रस्टेड इंटरनेट, एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड किया जाए। थर्ड आपको पढ़ना ये, इसको अमेंड क्यों किया गया, रीज़न क्या था। ठीक है, देन क्या एडिशनल ऑब्लिगेशंस लाए हैं SMIs के ऊपर, तो एक सीक्वेंस में ये चीज़ें मैंने मेंशन की है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक, जब आप ये पढ़ लो उसका पूरा जिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? तो आप इसको भी पढ़ सकते हो एंड में। अब ये कहाँ पे काम आएगा, अगेन GS2 में, जब भी सोशल मीडिया रेगुलेशन की हम बात करते हैं, सोशल मीडिया रेगुलेशन, सोशल मीडिया कई बार ऐसे भी आता है, सोशल मीडिया इज अ गुड इविल, ऐसे करके से आपसे स्टेटमेंट भी पूछते हैं, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हो। डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है IT एक्ट के ऊपर। ओके, तो इसको कर लेना एक बार, इसके शॉर्ट, एक पूरे आर्टिकल को पढ़ के शॉर्ट जिस्ट बना लेना तुमको जो भी समझ में आ रहा है, और इससे आप अपना टैली कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? या इसी को बस पढ़ लो, सफिशियंट है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, इस जिस्ट को। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अगेन देयर इज आर्टिकल ऑन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, तो वो आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है। आप क्या कर सकना, आप ये वाला आर्टिकल पढ़िएगा कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसमें स्पेशल मेजर क्या लिए गए हैं। ठीक है, कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इंदिरा शॉ केस में हमने देखा था, ठीक है, उसको कैसे ये इफेक्ट कर रहा है। क्लियर? इसमें आर्टिकल 16 का मेंशन है।
तो आर्टिकल 50 जो अभी ईडब्ल्यूएस कोटा है, इसने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात की है। कहाँ कहाँ पे? दो सेक्टर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बोथ। क्लियर? और इससे क्या हुआ है कि जो हमारा एक रिजर्वेशन की सीलिंग थी, 50% की सीलिंग थी हमारी, कि इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। अगर कोई भी स्टेट या कोई भी अदर लॉ 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे रहा है तो दैट शुड बी कंसिडर्ड आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि इंदिरा सोने केस में हमने देखा, राइट? बट कई स्टेट्स इसको कर रहे हैं साइटिंग सर्टेन क्राइटेरियाज। ठीक है, तो यहाँ मेंशन है कि इंदिरा सोने केस में 50% की सीलिंग थी। तो ये वाला आर्टिकल आप बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे आपको रिजर्वेशन का पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। और इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इनको साथ में लेके याद रखिएगा, आपको मेंस में भी काम आएगा। क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो 103rd या डायरेक्टली 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को क्रिटिकली डिस्कस करिए, क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से कवर करना। मूविंग ऑन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टेल सेंटर नॉट टू फाइल न्यू सेडिशन केसेस। तो देखो, सेडिशन केस जब भी आपको पढ़ने आता है तो ये ध्यान रखना, सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड ये इससे रिलेटेड है, राइट? इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इशू है। आप एक काम करना है, गूगल सर्च करना सेक्शन 24A प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है? तो आपको कुछ थोड़े बहुत जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उससे एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, क्योंकि ये एवरग्रीन टॉपिक है, बार हर साल ये रिपीट होते रहता है किसी ना किसी तरीके से। ऑलराइट, नेक्स्ट पेज में भी क्या कोई खास ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। हाँ, एक न्यूज़ थी, डिसेंट्रलाइज मनरेगा फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको क्या करना है, अगेन अ गूगल सर्च, मनरेगा कब इम्प्लीमेंट हुआ, राइट? कब ये किस एक्ट के तहत आया है? सेकेंडली, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, इसमें कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है सरकार, कौन कौन किस किस एरिया के लिए, क्या केवल रूरल एरिया के लिए या अर्बन एरिया के लिए भी है, ये प्रोविजंस आप पढ़ लीजिएगा। ओके, ये आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मूविंग ऑन, यहाँ पे दो टर्म मेंशन किए गए थे, सोशल मीडिया कैन wield देयर एल्गोरिदम पावर टू रेड फ्लैग फेक न्यूज, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मेंशन किया गया है। तो अगेन सीईसी के बारे में अपना सी एस दैट इज कनेक्टिंग द करेंट टू द स्टैटिक पार्ट। तो इलेक्शन कमीशन वाला टॉपिक पढ़ लेना लक्ष्मीकांत से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जब ओपन करते हैं पहला ही चैप्टर रहता है। देन यहाँ पे था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट। तो इसको आप देखो GS3 में, इस एक्ट का मेन एम क्या है, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग GS3 में आपका एक डायरेक्ट टॉपिक है। तो पीएमएलए एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस याद करके रख लो। ऑलराइट, जब भी कोई एक्ट आए ना तो उसके प्रोज एंड कॉन्स जरूर पढ़ना। तो इसका गूगल सर्च भी कर लेना, पीएमएलए एक्ट, व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है, या प्रोज एंड कॉन्स। आपको बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे, शॉर्ट पॉइंट्स आप नोट करिएगा। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं पढ़नी है हमें हम इसका पूरा इनिशिएटिव जो है हमारा ये, इसमें आपको चीज़ें बताना कि न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आ रही हैं एग्जाम में केवल उनको पिक करना है आपको, ठीक है? क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर ये आपको एग्जाम के हिसाब से नहीं बनाया जाता है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है? चलिए, अब देखो यहाँ पे एक न्यूज़ थी, GM मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। तो इसका यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं, क्या फूड क्रॉप्स को अलाउ किया गया है। तो फूड देख लेना आप, कोई भी इंडिया में फूड क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड अभी अलाउड नहीं किया गया, और कौन इसको अप्रूव करता है। तो उसमें एक वर्ड आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है? तो आप GM क्रॉप्स इन इंडिया ऐसे करके सर्च करना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है? क्लियर? मूविंग ऑन, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ना बहुत प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो वो आप ज़रूर एक बार गूगल सर्च करिएगा एंड रीड दैट थिंग। ओके, मूविंग ऑन, बिजनेस वाले पार्ट में, इकोनॉमी वाले पार्ट में देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें टर्म्स को ध्यान में रखना है। पहला जो आपका न्यूज़ था इसमें था कोर सेक्टर आउटपुट ग्रो 7.9%। हमें यहाँ पे क्या ग्रो किया इससे ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान रखो व्हाट आर द कोर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
तो आप ये देख लीजिएगा कोर सेक्टर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज उसमें आती है, जैसे आपकी कोल हो गई, फर्टिलाइजर, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है। क्लियर। तो ये देखो, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिसपे हाईएस्ट शेयर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का होता है। ठीक है। तो आप ये मुझे कंफर्म करेंगे कमेंट सेक्शन में कि जो कोर सेक्टर्स है, या जो 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं जो, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किस सेक्टर का होता है। ऑलराइट। देन इंडिया H1 फिजिकल डेफिसिट टचेस 6.2 लाख करोड़। व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, एफडी होता क्या है, इसका डेफिनेशन, इसके अंदर की चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। डेफिसिट कब होगा, जब आपके खर्चे आर मोर देन, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है आपके रेवेन्यू से, तब आपका फिजिकल डेफिसिट होगा। तो फिजिकल डेफिसिट क्या क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, ये आप इकोनॉमी, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, करंट टू स्टैटिक लिंकेज, CS लिंक। ओके, मूविंग ऑन। OPEC raises oil demand view. तो OPEC as an organization which is Organization of Petroleum Exporting Countries, इसके बारे में आपको पढ़ना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ पे है, कितने मेंबर्स हैं, इंडिया मेंबर है कि नहीं, एम इसका क्या रहता है, ठीक है, या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। सो ये था आपका आज का हिंदू DNA। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें पता क्लियर हुई होंगी, क्या हमको आज के न्यूज़पेपर में पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, क्या हमको गूगल सर्च करना है, क्या हमको अपनी स्टैटिक किताबों से पढ़ना है, और कौन सा आर्टिकल हमें न्यूज़पेपर से पूरा पूरा पढ़ना है। क्लियर। सो दिस इज इट फॉर टुडे। I'll see you tomorrow in the next video. Have a great day.